ये एटमॉस्फेयर से क्वेश्चन है ना। देखो खांसी जुकाम ये सब मौसम का खेल है, पोल्यूशन जिसको हम कहते हैं ना, कई बार दिल्ली विल्ली में हो रहा है जो, और भी जगह है। तो पहला सवाल ये है आपका कि जो एटमॉस्फेयर की वो कौन सी परत है जो अरोरा बोरियालिस के लिए उत्तरदायी होती है। ठीक है, अरोरा बोरियालिस क्या होता है ये आपको पता चलेगा। तो इसमें से आपको एक आंसर लगाना है, बहुत इजी सवाल है। बताओ किस परत में ये देखने को आपको मिलता है अरोरा बोरियालिस टाइप का। चलो बताओ फिर, अरोरा बोरियालिस क्या है, एक तो ये सवाल है। दूसरा, ये किस लेयर में पाया जाता है। क्या आंसर लगाया आपने? थर्मोस्फीयर, आइनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर, ये सारे सवाल आपने लगा दिए और इसमें आपने थर्मोस्फीयर भी कर दिया। देखो अब यहां पर ये जो ऑप्शन है ना, ये थोड़े से गड़बड़ वाले हैं हल्के से। देखो ट्रोपोस्फीयर तो होगा नहीं, क्षोभ मंडल। देखो होता क्या है ना, ये मैं आपको बता दूं, आपको पता भी है, मैंने पहले भी पढ़ाया था ये आपको। ये जैसे वायुमंडल है, यानी हम ऊपर की ओर जा रहे हैं, और ये विषुवत रेखा के पास का वायुमंडल है, ये अपना पोल के पास का है। तो ये कुछ लेयर्स ऐसे बनती, पहले वाली टेढ़ी बनेगी, बाकी सब सीधे बनते हैं, ऐसा होता है। और वायुमंडल की ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं होती है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि इक्वेटर के पास जब आप देखोगे तो ये जो ट्रोपोस्फीयर है, सबसे निचली परत ट्रोपोस्फीयर, जिसको हम क्षोभ मंडल कहते हैं, इसकी हाइट ज्यादा होती है क्योंकि हवा ज्यादा ऊपर तक उठती है, इस वजह से ट्रोपोस्फीयर। दूसरा होता है स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल। तीसरा होता है मीजोस्फीयर, यानी कि मध्यमंडल। उसके ऊपर होता है आइनोस्फीयर, मतलब आयन मंडल। और उसके ऊपर होता है एक्सोस्फीयर, यानी वायुमंडल। अब यहां पर एक वर्ड आया आपका थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर देखो, ये जो होता है ना, ये जहां से तापमान लगातार बढ़ना स्टार्ट करता है ड्यू टू द आयनाइजेशन, मतलब अलग सी प्रोसेस होती है, उसके द्वारा जहां से तापमान लगातार बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, उसको हम थर्मोस्फीयर कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? थर्मोस्फीयर, यानी ताप मंडल कहा जाता है उसको। ठीक। अब ये सवाल ये है कि आपका किस लेयर में ऐसा होता है। ठीक है, विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो इसका आंसर अगर आप दोगे तो आइनोस्फीयर ज्यादा बढ़िया इसका आंसर पड़ेगा, आयन मंडल वाला। अब ठीक है, नीचे वाला है तो थर्मोस्फीयर ही है वो, ठीक है। अब ये होता क्या है, देखो सिंपल सी चीज है। सूरज से हमारे यहाँ ना, अर्थ से क्या आती है, अर्थ से आपको बहुत सारी रेडिएशंस आता है, सौर ज्वालाएं, थर्मल फ्लेयर्स जिसको कह सकते हैं, या सोलर फ्लेयर्स कहते हैं। ये सन है जैसे, ठीक है, अब सन से ही आ रही हैं। और ये पृथ्वी है अपनी। अब पृथ्वी के ऊपर एक होता है अपना, जिसको मैग्नेटोस्फीयर भी कह सकते हैं, या चुंबकीय मंडल भी कह सकते हैं, है ना। अर्थ एक मैग्नेट की तरह काम करती है। तो ये जो सौर ज्वालाएं होती हैं इस इलाके में, ये यहाँ से थोड़ा सा उससे टकराती हैं, रिएक्शन करती हैं, और फिर कुछ हरा हरा रंग या थोड़ा थोड़ा नीला नीला प्रकाश जो है आपको इधर और इधर दिखाई देता है। और उसी नीले हरे प्रकाश को, लाइट को आप क्या कहते हो? बोरियालिस कहते हो। अगर वो नॉर्दर्न पोल के ऊपर दिखाई दे रहा है तो वो अरोरा बोरियालिस होगा। अगर वो सदर्न पोल के पास दिखाई दे रहा है तो वो अरोरा ऑस्ट्रियालिस होगा। तो साउथ वाले को ऑस्ट्रियालिस और नॉर्थ वाले को बोरियालिस कहते हैं। याद कैसे होगा? ए से ऑस्ट्रेलिया, एक से ऑस्ट्रियालिस, और ऑस्ट्रेलिया हमेशा सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है ना, दक्षिणी गोलार्ध में पड़ेगा। तो ये सौर ज्वालाओं के पृथ्वी के वायुमंडल में आने के बाद से जो क्रिया होती है, जो इंट्रैक्शन होता है, उससे जो लाइटनिंग होती है ग्रीन कलर की या दूसरे कलर की, या कुछ ऐसा दिखाई देता है, अगर आप नेट पे सर्च करोगे इसको तो आपको मिलेगा। तो उसी को अरोरा बोरियालिस और अरोरा ऑस्ट्रियालिस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपके तो कई सवाल इसमें क्लियर हो गए। ओके, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, वायरलेस कम्युनिकेशन इज रिफ्लेक्टेड टू द अर्थ सरफेस बाय। वायरलेस रिफ्लेक्शन, आप कहते हो ना कि ये जैसे अर्थ है, अब अर्थ में मान लो कोई रेडियो वेव्स आपने भेजी, आपका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो आपको यहां से यहां भेजना है, तो पहले ये इधर जाता है, फिर वहां से रिफ्लेक्ट होकर जहां जाना है वहां जाता है। तो एक सवाल इसी का उल्टा आप देख सकते हो, या दूसरे तरीके से, रेडियो वेव्स कहां से रिफ्लेक्ट होती हैं, कहां से परावर्तित होती हैं, किस परत से परावर्तित होती है, या जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, रेडियो संचार जिसको हम कहते हैं, वो कहां से पॉसिबल होता है, ये भी एक सवाल है इसी का। तो ये बताना है आपको कि किस लेयर से ऐसा होगा। ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, आइनोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर, कहां से ये चीजें आपको होती हैं। वायरलेस मतलब उसमें कोई तार वार लगाने की जरूरत नहीं है, कहां से रिफ्लेक्शन होगा।
दिमाग लगा के बताओ। रिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव्स, योर रिफ्लेक्शन ऑफ जो कम्युनिकेशन वेव्स होती हैं, और रिफ्लेक्शन ऑफ क्या कह सकते हैं, या जो भी कम्युनिकेशन पॉसिबल है कैसे होता है, या वायरलेस कम्युनिकेशन कहाँ से होता है। तो आप लोगों का आंसर क्या है इसमें, दो का क्या लगाओगे आप? ट्रोपोस्फीयर कैसे हो जाएगा ये बताओ? ट्रोपोस्फीयर कहाँ है? लोवेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, या सबसे निचली परत को ट्रोपोस्फीयर कहते हैं, जो बहुत ज्यादा ऊंचाई पे नहीं होती है। कुछ तो अकल लगाओ यार, अकल की आपने ऐसी तैसी कर दी है इस समय, पता है आपको? ट्रोपोस्फीयर ये सबसे नीचे वाली परत है, इसकी जो हाइट है वो 16 टू 18 किलोमीटर होती है, मैंने बताया भी था शायद पहले आपको। और ये 6 टू 8 किलोमीटर होता है यहाँ पे पोल्स की ओर। तो 16 से 18 किलोमीटर, इसी लेयर में तो बादल बनते हैं आपके, इसी लेयर में सब कुछ होता है। तो क्या रेडियो कम्युनिकेशन क्या इतनी नजदीक हो जाएगा? सैटेलाइट्स जो होते हैं, पोलर सैटेलाइट या फिर इस टाइप के, क्या इसी ट्रोपोस्फीयर में, मतलब सैटेलाइट भी वहीं लगे हैं, छोटे मोटे हेलीकॉप्टर या प्लेन फ्लाइट भी वहीं उड़ रही हैं, आप सैटेलाइट को ऐसे घुमा दे रहे हो अपने हाथ से ही, वो खिड़की से हाथ बाहर निकाल के उससे फ्लाइट से, कैसे पॉसिबल हो जाएगा कि यहाँ पर आपने कह दिया कि ये रेडियो वेव्स वो हो जाएंगी? अकल लगाओ, अकल 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 अकल। आंसर इज आइनोस्फेयर। तो कौन सा है इसका? सी। मतलब ए आंसर तो आपको देना ही नहीं था, भले आपने दे दिया, चलो कोई बात नहीं, पहली गलती आज की आपकी माफ किया जाता है। ट्रोपोस्फीयर तो सबसे लोएस्ट लेयर है, जोन ऑफ टर्बुलेंस कहते हैं इसको, जहां पर आप जिंदा हो, जहां पर आप चीजें देख रहे हो, ठीक, वो चीजें अगर आप देखोगे तो फिर वो आइनोस्फीयर हो जाएगा। तो आंसर इज सी। ठीक है, आगे बढ़े। इसको मैच द फॉलोइंग, इसको मैच करना है आपको। देखो फिर वही जो सवाल मैंने कंसेप्ट बताया था, आपको वही सवाल फिर से आ गया है। तो अगर आपने पहले और दूसरे सवाल में ढंग से ध्यान दिया है तो तीसरा सवाल आपका अपने आप ही बन जाएगा। चलो फटाफट सॉल्व करो। इसमें से कह रहा है कि कौन सा मैच नहीं कर रहा है या मैच कर रहा है, मैच द। सी वाला आंसर आप कह रहे हो सही है करके, हाँ ठीक है, नहीं होगा। अभी मैंने आपसे बताया था ट्रोपोस्फीयर वेदर फिनोमेना, मतलब आपको लगता है कि बारिश हो रही है, आज मौसम ठंडा है, गर्म है, बादल बन रहे हैं, ओले गिर रहे हैं, एवरीथिंग जो भी हमारे आसपास हो रहा है वो कहाँ होगा? ट्रोपोस्फीयर में, क्योंकि हम जिंदा कहाँ हैं? ट्रोपोस्फीयर में, लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो ये आप बिल्कुल सही बात है, जोन ऑफ टर्बुलेंस भी कहते हैं, यानी जब वहां पे सभी मौसमी घटनाएं होती हैं उसको हम ट्रोपोस्फीयर कहते हैं, बिल्कुल सही बात। समताप मंडल की बात कर रहा है, समताप मंडल यानी ओजोन लेयर जहां पे होती है। अब ओजोन लेयर का मतलब क्या है, अभी थोड़ी देर में आगे सवाल आएंगे वो बन जाएंगे इसमें। तो समताप मंडल में आपको ओजोन पाई जाती है। आयनोस्फीयर, रेडियो वेव्स रिफ्लेक्टेड, अभी थोड़ी देर पहले पता पढ़ाया था मैंने आपको, आयनोस्फीयर से वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। और अरोराज अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, वो भी आयनोस्फीयर का काम था। तो मेसोस्फीयर नहीं होगा उसका आंसर। तो फोर्थ वाला मैच नहीं कर रहा है, तो 1 2 3 उसका आंसर होगा। तो आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है, वेरी गुड, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। तो अब कंसेप्ट आपका समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ेंगे। इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट मेंशन करना है। अब ये सवाल भी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा बताओ आप, कौन सा इसका आंसर सही होगा? ट्रोपोस्फीयर इज वाइडर एट द इक्वेटर देन एट द पोल्स, ध्रुवों की तुलना में भूमध्य रेखा पर व्यापक होता है, क्या ये बात सही है? भूमध्य रेखा में तापमान और जलवाष्प की मात्रा ऊंचाई के साथ तेजी से घटती है, क्षोभ मंडल में तापमान और जलवाष्प की मात्रा ऊंचाई के साथ तेजी से घटती है। टेम्परेचर एंड वाटर वेपर कंटेंट इन द ट्रोपोस्फीयर डिक्रीज रैपिडली विद अल्टीट्यूड, ये भी आपको आना चाहिए। मध्यमंडल में ओजोन परत पृथ्वी पर जीवन को सूर्य के पराबैंगनी किरण विकिरण से बचाती है। अल्ट्रावायलेट रेज से जो आ जाते हैं ना, यूवी रेज जमीन पे आ सकती थी, हमें नुकसान कर सकती थी, उन अल्ट्रावायलेट रेज से हमें प्रोटेक्ट करती है ओजोन लेयर, ठीक है, जो कि मेसोस्फीयर में है, ऐसा वो कह रहा है। इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? फोर्थ का करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा? फोर्थ वाले पे आप लोग कह रहे हो, कुछ लोग ए आंसर सही होगा, मतलब 2 और 3 स्टेटमेंट सही हैं कह रहे हैं कुछ लोग, कुछ कह रहे हैं बी सही है,
क्या भांग पी के ही प्रॉब्लम आती है या फिर कुछ भी आप खा लो सुबह उससे भी दिमाग घूम सकता है? अपना अपना कैपेसिटी है, स्टेमिना है, जो भी है। ये सवाल कैसे सही हो जाएगा? ये ओजोन लेयर इन मीजोस्फेयर, मध्य मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। अभी आप पढ़ते हो कि ओजोन परत किसमें है? समताप मंडल में है। थोड़ी देर पहले, मतलब 2 मिनट पहले ही मैं कहता हूं कि समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। अगला स्टेटमेंट आता है कि ओजोन परत मीजोस्फीयर में है। तो ये बताओ ये स्टेटमेंट कैसे सही हो जाएगा? ये थर्ड जहां भी होगा वो गलत नहीं हो जाएगा? कैसे 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 स्टेटमेंट आ रहे हैं? तीसरा जब होगा ही नहीं तो चौथा भी नहीं होगा, तो आंसर तो यही हो जाएगा ना इसका, सी। ये तो अभी अभी बताया था मैंने, ट्रोपोस्फीयर जो होता है विषुवत रेखा पे ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि विषुवत रेखा पे, मैंने आपसे कहा था कि विषुवत रेखा पे गर्मी ज्यादा होती है, या आप कह सकते हो कि वहां पे संवहनी क्रियाएं, कन्वेक्शन करंट ज्यादा ऊपर तक उठती है, ज्यादा गर्म के साथ हवा ऊपर तक उठती है। तो इसलिए विषुवत रेखा के आसपास हवा ज्यादा ऊपर तक उठेगी तो ट्रोपोस्फीयर की हाइट भी ज्यादा हो जाएगी। टुवर्ड्स द पोल थोड़ा सा एक जनरल आइडिया के हिसाब से कम तापमान होता जाएगा, तो कम ऊपर तक उठेगी। इसलिए इक्वेटर के आसपास हाइट ज्यादा और टुवर्ड्स द पोल हाइट कम होती जाती है। क्या मेरी बात समझ में आई? बिल्कुल सही बात है। अच्छा, दूसरी चीज, स्ट्रेटोस, और जैसे जैसे आप हाइट में जाओगे तो ऊंचाई में जाने पे क्या होगा बताओ? आप लोगों ने बी आंसर दिया, मतलब दूसरे को गलत कर दिया आपने। टेम्परेचर एंड वाटर वेपर कंटेंट, जैसे जैसे हम कहाँ की ओर जाते हैं, ऊंचाई में जाते हैं, तापमान घटता जाता है और जलवाष्प की मात्रा भी कम होती जाती है। इसमें क्या गलती है भाई? ये सही नहीं है। अगर आप, मैंने कई बार भी कहा है आपसे, दिल्ली में हो, सी लेवल से जितनी ऊंचाई पे हो, दिल्ली से मसूरी चले जाओ, लद्दाख चले जाओ, या इसी दिल्ली में आप अकॉर्डिंग टू या विद रिस्पेक्ट हाइट जब ऊंचाई में जाओगे तो टेम्परेचर कम होता जाएगा। क्योंकि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो वापस जाने वाले यानी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन या आउटगोइंग रेडिएशन से गर्म होता है, न कि इनकमिंग रेडिएशन से। ये मैंने कई बार आपको पढ़ाया हुआ है। कहाँ कहाँ तक ये पढ़ाया हुआ है मैंने, बताऊं? ऐसी मिस्टेक्स कैसे कर देते हो तुम, बताओ? विवाह अगर हो गया ना तुम लोगों का, तो समझ लो घरवाली और घरवाला भी ऐसा ही होना चाहिए। फिर कैसा? वो दूध को पानी कहे, पानी को दूध कहे, और दूसरा भी कहे हाँ चलो ठीक है यही है। अकल ना लगाए हो तब तो ठीक है, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा वहां। समझ गए तुम? दिमाग लगाओ। हाइट की ओर टेम्परेचर कम होता जाता है, सीधी सी बात है। और वाटर वेपर भी तो कम होता जाएगा, क्योंकि आप देखते हो जितने भी बादल बादल होते हैं, जमीन है, पानी है नीचे, इवेपोरेशन नीचे होता है, टेम्परेचर ज्यादा नीचे है तो पड़ेगा। ठीक है, आंसर इज सी। नेक्स्ट सवाल, आयनोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर दैट इज आयोनाइज्ड बाय द सोलर रेडिएशन। देखो, आयनमंडल वायुमंडल का वह भाग है जो सौर विकिरण द्वारा आयनीकृत हो जाता है, आयोनाइज्ड बाय द सोलर रेडिएशन। ये मैंने बताया भी था थोड़ी देर पहले हल्का सा। इट इज इन द स्ट्रेटोस्फियर दैट इनकमिंग सोलर रेडिएशन क्रिएट्स द ओजोन लेयर। यह समताप मंडल में है जहां आने वाली सौर विकिरण यानी इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो है ओजोन परत का निर्माण करती हैं। दिमाग लगाओ, ये सवाल आपसे बन जाएगा। आप खूंखार हो चुके हो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो, आयन मंडल में होता क्या है? बिल्कुल सही बात है, विकिरण द्वारा आयनीकृत हो जाता है, ये बिल्कुल सही बात है। होता क्या है ना, जब हम आयनोस्फीयर में जाते हैं, यानी जो अर्थ का बहुत सबसे ऊपर वाले हिस्से का पार्ट है, तो वहां पर गैसेस बहुत दूर दूर होती हैं। और गैसेस भी कौन सी होती हैं? यहाँ पे हाइड्रोजन है, हीलियम है, यानी जिनकी न्यूक्लियाई में बहुत ज्यादा बॉन्डिंग नहीं होती है, मोनो एटम्स कहते हैं इसको। मतलब यहाँ पे आपको ज्यादातर ऐसे मिलेंगे जिनके पास एक आधी इलेक्ट्रॉन होता है जो ऐसे घूमता रहता है ऐसे करके। ठीक है, ऐसे यहां से सन की सनरेज आती है, तो सन की सनरेज जब इसमें पड़ती हैं तो वहां पर उसकी एक्टिविटी होती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को चुराने वाली बात नहीं कहते, जैसे इलेक्ट्रॉन आपने किसी को दे दिया तो प्लस प्लस हो जाता है, ले लिया तो माइनस हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे चुराने वाली बात, यानी इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट चेंज कर सकता है या चेंज करता है, ये सोलर उसकी वजह, विकिरण की वजह से। ऐसे में वो जब रिलीज होती है, इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, कहीं से छूटता है, तो उसमें एनर्जी जो है या हीट जो है वो रिलीज होती है, मुक्त होती है ऊर्जा, उष्मा, तो उससे वो गर्मी होती है। तो इसको बोलता है आयनाइजेशन। तो अगर आप आयनाइजेशन, अगर आपको ढंग से देखना हो तो गूगल पे सर्च करना आप लोग, आयनाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो लेना देना है
उसी से जो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, उसी से आयोनोस्फीयर गर्म होता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। आयोनाइज्ड, सिंपल सी बात है, तभी तो उसका नाम क्या पड़ेगा, आयन मंडल, आयोनाइज्ड हो जाता है। तो आयोनाइजेशन की डेफिनेशन आपको गूगल पे और बेहतर मिल सकती है, मतलब डेफिनेशन क्या, पूरा मैप देख सकते, उसका डायग्राम देख सकते हो। और ये बात भी तो बिल्कुल सही है, समताप मंडल, इसको गलत कैसे कर दिया आपने। समताप मंडल में है ओजोन लेयर, वही होती, बताया था मैंने आपको, जहां आने वाली विकिरण ओजोन परत का निर्माण करती है। आपने कई बार ऐसा पढ़ा होगा, O2 प्लस O3, फिर ये जो O3 है ये फिर से टूटता है O2 प्लस O, फिर कोई O2 जो है फिर O से मिल जाएगा, फिर ओजोन बन जाएगा, तो बनती रहती, बिगड़ती रहती है। और यहीं पर ओजोन परत का निर्माण होता है इन प्रेजेंस ऑफ सोलर रेडिएशंस, है ना, जो सूरज की ओर से किरणें आती हैं उसके उस पे ये जिसका निर्माण होता है। लेकिन इसी में जैसे कई बार हम CFC गैसेस बोलते हैं ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या क्लोरीन जैसी, जो सबसे खतरनाक होती है, क्लोरीन जैसी गैसें जब यहाँ पहुंच जाती हैं, कहाँ पे, समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंच जाती हैं, तो किसी न किसी ऑक्सीजन से वो क्रिया कर देती है, यानी ऑक्सीजन चुरा लेती है। जो ऑक्सीजन चुरा लेगी, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो फिर ये जो O2 है वो तो है, लेकिन ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो ओजोन बनेगा, नहीं बनेगा। तो ओजोन धीरे धीरे कम बनने लग जाती है, किसकी वजह से, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, इस टाइप की गैसों से। क्लियर हो गया ना। तो उसी को बोलते हैं ओजोन डिप्लेशन, यानी कि ओजोन परत का क्षरण हो रहा है या ओजोन परत पतली हो रही है। ठीक, तो ये इस टाइप की रिएक्शंस वहां पे होती रहती हैं, O2 प्लस O3, फिर O3 टूटेगा, ये अपना कारोबार चलता रहता है। ये एक आइडियल कंडीशन है, इस टाइप से ओजोन की एक लेयर बन जाती है वहां पे, और वो ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट रेज को ऑब्जॉर्व करती है, UVB रेज को हमारे यहाँ नीचे नहीं आने देती है, तो उससे प्रोटेक्शन मिलती है। लेकिन जब हमारी करतूतों की वजह से या मतलब पोल्यूशन की वजह से जब इस टाइप की चीजें उस समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंच जाती हैं, तो वो किसी न किसी ऑक्सीजन से इंटरेक्ट करती हैं और फिर ओजोन बनने में बाधा उत्पन्न करती हैं, इस वजह से नुकसान होता है। तो आंसर क्या होगा इसका बताओ, फिर से लगाओ, आंसर क्या होना चाहिए, आंसर इस 5 वाले का क्या आंसर होना चाहिए बताओ, 5वें नंबर वाले का क्या आंसर होना चाहिए। एक्सोस्फीयर ग्रेजुअली फेड्स अवे इनटू द रियल्म ऑफ इंटरप्लेनेटरी स्पेस। अब देखो, इसको ना लॉजिकल सवाल है, इसको आप थोड़ा सा पूरा अगर आपको नहीं भी पता है तब भी आप इसको कर सकते हो। कैसे कर सकते हो ये अभी पता लग जाएगा आपको। वो कह रहा है कि जो एक्सोस्फीयर है, बहिर्मंडल है, वो धीरे धीरे अंतःग्रही अंतरिक्ष के दायरे में विलीन हो जाता है या मिक्स हो जाता है, तो यानी इंटरप्लेनेटरी स्पेस कहते हैं उसको, ग्रहों के बीच का स्पेस, या उसके दूसरे जो और भी हैं इधर उधर वाले आवारागर्दी कर रहे हैं जो ऊपर। द आयनोस्फीयर हैज प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस एज इट इन्फ्लुएंसेस रेडियो वेव्स प्रोपेगेशन टू डिस्टेंट प्लेसेस ऑन द अर्थ। मतलब आयनमंडल का व्यवहारिक महत्व यह है कि क्योंकि यह पृथ्वी पर दूर के स्थानों पर रेडियो तरंगों के प्रसार को प्रभावित करता है। कई सारी चीजें मैं बता चुका हूं आपको। सूर्य द्वारा क्षोभ मंडल के क्षेत्रों के असमान ताप से संवहन धाराएं उत्पन्न होती हैं। मतलब कहीं पर ज्यादा गर्म होता है, कहीं पर कम गर्म होता है क्षोभ मंडल, जिसकी वजह से संवहनी धाराएं पैदा होती हैं। कौन सा ऑप्शन आपका इसमें सही होना चाहिए, 6 का। आप लोगों ने आंसर दिया है D और C आंसर ज्यादातर। तो ये बात क्या सही है? देखो, पहला सवाल तो आपको सही लग रहा है, वो सही है। एक्सोस्फीयर कॉमन सेंस की बात है भाई, जहां तक हम ये पृथ्वी है, जहां तक हमारा वायुमंडल है ना, जहां तक हम समझ रहे हैं कि उसकी कोई लिमिट नहीं है, एक्सोस्फीयर है वो। ठीक, अब वो एक्सोस्फीयर धीरे धीरे किस में बदल जाएगा भाई, दूसरे ग्रह भी तो हैं, बगल में मार्स है, बगल में यूरेनस है, बगल में कुछ और है ना, तो उनका अपना चल रहा है हिसाब किताब। तो धीरे धीरे कह रहा है वो अंतर्ग्रही अंतरिक्ष में बदल जाता है। जैसे मार्स और पृथ्वी के बीच में जो ग्रह है अंतर्ग्रही स्पेस, उसमें बदल जाएगा इंटरप्लेनेटरी, है ना, यानी नेपच्यून के बाद वाला हिस्सा, सॉरी नेपच्यून तो क्यों कहना, एक्सोस्फीयर के बाद वाला हिस्सा। क्लियर हो गया, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद आयन मंडल का व्यवहारिक महत्व है क्योंकि यह पृथ्वी पर दूर के स्थानों को, बिल्कुल सही बात है, रेडियो तरंगों को पॉसिबल बनाता है, ये भी हमने पढ़ा था अभी।
अब ये सूर्य द्वारा क्षोभ मंडल, इस सवाल को आप गलत कैसे कर सकते हो? देखो संवहन धारा, अभी अभी क्या पढ़ा था आपने, अभी अभी आपने क्या पढ़ा था? देखो अकल लगाओ, यहां पे मैंने क्या बोला था आपको? मैंने कहा था कि क्षोभ मंडल में इस हिस्से में गर्मी ज्यादा होती है, तो हवा ज्यादा गर्मी की वजह से ज्यादा ऊपर तक उठती है। संवहन मतलब मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट कह सकते हो, यानी ऊर्जा का स्थानांतरण का एक विधि है ये। कन्वेक्शन, कंडक्शन एंड रेडिएशन होता है ना चार, विकिरण, संवहन और चालन। तो विकिरण मतलब हवा गर्म होकर कहां उठ रही है, सॉरी संवहन मतलब, कन्वेक्शन मतलब हवा गर्म होकर ऊपर उठ रही। तो अगर गर्मी ज्यादा है तो ज्यादा ऊपर तक उठेगी। अगर इधर की ओर हम कह रहे हैं कि सूरज की गर्मी कम होती है, सूरज की किरणें तिरछी हो जाती है, तो ये कम ऊंचाई तक उठेंगी। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग तापमान है, तो संवहन धाराएं भी तो अलग अलग उठ रही हैं, कहीं पर ज्यादा उठ रही है, कहीं पर कम उठ रही है, ड्यू टू द डिफरेंशियल हीटिंग, यानी अलग अलग तरीके से हवा गर्म हो रही है। तो बताओ फिर अब कौन सा आंसर सही होगा? क्या कह रहा हूं, सूर्य द्वारा क्षोभ मंडल के क्षेत्रों में असमान ताप, मतलब विषुवत रेखा पे अलग ताप है, पोल्स पे अलग है, बाकी जगह पे अलग है, से संवहन धाराएं उत्पन्न होती हैं, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम। तो इसमें क्या गलत बात चल रही है ये बताओ? आंसर इज डी। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आपने ये दो आंसर सही दिए, ये अच्छी बात है। आगे बढ़िए। वायुमंडल को अधिकांश ऊष्मा अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य से और सीधे पृथ्वी की सतह से प्राप्त होती है। द एटमॉस्फेयर रिसीव्स मोस्ट ऑफ द हीट ओनली इनडायरेक्टली फ्रॉम द सन एंड डायरेक्टली फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ये सवाल आपको आना चाहिए, जरा गौर से देखो इसको, क्या सवाल है, बड़ा बढ़िया सवाल है। उसके बाद कह रहा है ये, इसके पीछे कारण क्या है? कारण है कि लघु तरंग सौर्य से लंबी तरंग स्थलीय ऊर्जा में उत्पादन रूपांतरण पृथ्वी की सतह पर होता है। मतलब जो सूरज से शॉर्ट वेव रेडिएशन आती है वो लॉन्ग वेव रेडिएशन में कन्वर्ट हो जाती है पृथ्वी की सतह पर। अब ये एक कथन है, स्टेटमेंट है, क्या ये कथन इसकी व्याख्या करता है, मतलब उसको सेटिस्फाई करता है? तो आपको ए आंसर देना है। अगर ये दोनों सही हैं लेकिन उसको उसका रीजन नहीं है, वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो बी आंसर देना है। अगर आपको लगता है कि नहीं सी गलत, ये कारण जो है गलत है और ये सही बात है, तो सी आंसर देना है। आपको लगता है कि नहीं ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ही गलत है लेकिन इसका रीजन सही है, तो डी देना है। तो थोड़ा सा इसमें दिमाग लगता है। आप इस पे आंसर बताओ कि मुझे 7th का कौन सा आंसर आपको लग रहा है इसमें? हाँ बिल्कुल सही बात है, ए ही आंसर होगा। देखो कैसे ये आंसर कैसे होगा? पृथ्वी वायुमंडल को मैंने कई बार आपसे बताया है, क्या बताया? देखो आप जानते हो इस चीज को, ये जैसे हमारी अर्थ है और ये मान लो ये सन है, सन से जो रेडिएशन आता है वो हमेशा शॉर्ट वेव रेडिएशन आता है। शॉर्ट वेव मतलब जिसकी वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है ना, वो गर्म है, तो जो जितना गर्म उतना लघु तरंगदैर्घ्य है। अब यहाँ हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर जो है नीचे की ओर हमेशा डेंस होगा, ऊपर की ओर हल्का होता जाता है, ऐसा है। और जो भारी गैसें होती है जिनका मोलिकुलर वेट ज्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें, वो हमेशा अर्थ के पास में होंगी। ऐसे में हमारा जो सन से आने वाला इनकमिंग रेडिएशन है वो लगभग ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब उसको हमारा एटमॉस्फेयर रोकता नहीं है उतना ज्यादा। मेरी बात समझ के मैं क्या कर रहा हूँ, जो शॉर्ट वेव रेडिएशन है जिसको हम इनकमिंग रेडिएशन कहते हैं इसको हम क्या कह सकते हैं, इनकमिंग रेडिएशन या शॉर्ट वेव रेडिएशन, आने वाला विकिरण या लघु तरंग विकिरण भी कह सकते हैं। तो जब ये आता है तो इससे एटमॉस्फेयर उतना गर्म नहीं होता, एटमॉस्फेयर कहता है तुम आओ, मतलब सेलेक्टिव अब्जॉर्बेशन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन होता है। मतलब ये वेवलेंथ पे डिपेंड करता है कि जो गैसेज है, जो वायुमंडल है, वो किस तरीके का बिहेव करेगा उसके साथ। ठीक, तो इसके साथ बिहेव क्या करता है, वो आता है और कहता आ जाओ। लेकिन अब गर्म कौन होती है, अर्थ का सरफेस गर्म होता है, ठीक है ना। तो अर्थ का जब सरफेस गर्म होता है, तो अर्थ का सरफेस गर्म होता है, तो सरफेस गर्म होने के बाद हीट कोई स्टोर थोड़ी हो जाएगी। अगर ऐसा होता तो सन से ज्यादा हीट हो जाती है हमारे यहाँ, तो फिर सन से हीट आते रहती है, हम गर्म होते जाते, नहीं। अर्थ का सरफेस गर्म होता है, फिर वो गर्म होने के बाद वापसी होती है, उसको आउटगोइंग रेडिएशन कहते हैं। लेकिन आउटगोइंग रेडिएशन जो होगा वो हमेशा लॉन्ग वेव रेडिएशन के फॉर्म में होगा। लॉन्ग वेव रेडिएशन, दीर्घ तरंग विकिरण कहते हैं उसको। इसी को आउट गोइंग रेडिएशन भी कहते हैं, जाने वाला विकिरण। इसी को टेरेस्ट्रियल रेडिएशन भी कहते हैं, पार्थिव विकिरण, है ना, पार्थिव विकिरण, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो ये वापस जा रहा है क्योंकि ठंडा है इधर वाला हिस्सा उसके मुकाबले, तो डी। अब वेवलेंथ चेंज हो गई, तो ऐसे में CO2 जैसी गैसें
उसको रोकती हैं, यानी ट्रैप कर देती हीट को, कहती कहाँ जा रहे हो, तो अब जाके वायुमंडल गर्म होता है। तो वही वो कह रहा है कि जो पृथ्वी का धरातल है, जो सरफेस है, वो शॉर्ट वेव रेडिएशन को लॉन्ग वेव रेडिएशन में चेंज कर देता है, और इसी वजह से पृथ्वी का वायुमंडल गर्म होता है। समझ गए? ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया आपने, वेरी गुड। ये ऐसे वापस जाता है। तो इसकी वजह से ये जो एटमॉस्फेयर में जो क्लाउड्स हैं, CO2 जैसे गैसेस हैं, ये उनको रोकती हैं, ट्रैप करती हैं, तो इसलिए एटमॉस्फेयर गर्म होता है। इसी इफेक्ट को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, मतलब आने वाले को आने देना, जाने वाले को ट्रैप कर देना या कम जाने देना, ग्रीन हाउस इफेक्ट। जितना ज्यादा CO2 बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा, उसी को हम क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक, ये समझ में आ गया होगा आपकी बात। ये कई बार सवाल आ चुका है इसमें। ये यही तो कह रहा हो, वायुमंडल को अधिकांश ऊष्मा अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब इनडायरेक्टली जमीन से मिलती है। बिल्कुल सही बात है। क्यों मिलती है? क्योंकि शॉर्ट वेव रेडिएशन कन्वर्ट इनटू लॉन्ग वेव रेडिएशन थ्रू सरफेस। आप समझ गए मेरी बात? तो आंसर आपने बिल्कुल सही दिया, दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी करते हैं। गुड, आगे बढ़ा जाए। अब एक एग्जाम में ध्यान रखना, कोई जरूरी नहीं है कि आपका लॉन्ग वेव आ या आउट गोइंग आ, कुछ भी आ सकता है इसमें, तो सारी चीजें पता होनी चाहिए आपको। टेरेस्ट्रियल मतलब रिलेटेड टू अर्थ, सिमिलर टू अर्थ, अर्थ जैसा, पार्थिव कहते हैं उसको, ठीक है ना। तो पार्थिव विकिरण मतलब पृथ्वी से जाने वाला, ऐसे वर्ड आ सकते हैं आपके एग्जाम। टेरेस्ट्रियल, आउटगोइंग मतलब वो तो ठीक है, इनकमिंग आउटगोइंग। लोअर मतलब ये क्या लिखा मैंने? लॉन्ग वेव रेडिएशन, आउटगोइंग रेडिएशन, हाँ। और लॉन्ग वेव रेडिएशन भी कह सकते हैं उसको आप, दीर्घ तरंग विकिरण, अलग अलग नाम है इसके। तो चलें आगे, नेक्स्ट सवाल। ये भी इजी सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आपके एटमॉस्फेयर के बहुत सारे सवाल इसमें क्लियर हो जाएंगे आप। ठीक है, और फिर हम बाद में, अब इसके बाद कॉन्टिनेंट्स, ये एटमॉस्फेयर यानी क्लाइमेटोलॉजी की आखिरी क्लास है आपकी। ठीक है, तो क्लाइमेटोलॉजी की आखिरी क्लास है, और कल से मैं जब भी क्लासेस लूंगा आपकी, तो एक बात ध्यान रहे आप लोग, वैसे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा 10:30 के आसपास से होगी क्लास, 10:30। ठीक है, normally the temperature decreases with the increase in height from the earth's surface because ये भी तो वही है जो बताया था मैंने अभी, आप खुद से पढ़ के बताओ इसमें। सही उत्तर का चयन करें आप। क्यों होता है ऐसा? ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान कम हो जाता है। क्यों होता होगा? सरफेस से तो गर्म हो रहा है, तो पहले वाला गलत कैसे हो सकता है? आपने देखो अभी अभी पूरा कंसेप्ट समझा, अगले सवाल में उसको ऐसी तैसी कर दी। और दूसरा, एलिमिनेट करना सीखो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया भी था कि मोर मॉइस्चर इन द अपर एटमॉस्फेयर, ज्यादा मॉइस्चर, ज्यादा आर्द्रता कहाँ होती है? नीचे। अभी पढ़ा था हमने कि ऊपर जाने में तापमान और आर्द्रता कम होते जाते हैं, थोड़ी देर पहले पढ़ा था। लेकिन यहाँ हमने कह दिया हाँ दूसरा तो सही है। भाई ये दूसरा सही कहाँ है? ये ऊपर जाने में तो मॉइस्चर क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। जब दूसरा है ही नहीं ठीक, तो इसमें से आंसर कौन सा आएगा? और तीसरा, ऊपर जाने में हवा भी तो कम होते जाती है ना। तो दूसरा गलत है कि पहला गलत है? कैसे कैसे आप आंसर दे देते हो, कई बार मैं तो समझ से बाहर है। निम्नलिखित में से कौन तीनों की तुलना में अधिक सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है, रिफ्लेक्ट करता है? एक होता है रिफ्लेक्ट करना, एक होता है ऑब्जर्व करना, है ना, ऑब्जर्वेशन जिसको हम अवशोषण कहते हैं, एक होता है परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन जिसे कहते हैं। तो कौन सा सरफेस ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा सनलाइट को? जैसे सैंड है, धान की फसल है, जो बर्फ पड़ी हुई है अभी अभी वो है, या प्रेरी भूमि, प्रेरी मतलब ग्रासलैंड्स। तो ये सवाल भी कई बार आता है इसमें। इसमें कोई अंदाजा लगाओ, आपने कभी सुना हो, पढ़ा हो कि रिफ्रैक्शन कौन करेगा ज्यादा, रिफ्लेक्ट कौन करेगा, वापस कौन भेजेगा, कौन सा सरफेस है? इसमें से कौन सा ज्यादा बढ़िया लग रहा है आपको? एक होता ना, जैसे आप पढ़ते हो एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन, यानी कृष्णिका कहते हैं जिसको फिजिक्स में। ठीक, ब्लैक बॉडी रेडिएशन में क्या होता है कि कोई भी सरफेस हो सकता है ये, अगर इस पे लाइट आ रही है, इस पे क्या आ रही है? लाइट आ रही है, तो वो कितना ज्यादा उसको ऑब्जॉर्व करती है, कितना ज्यादा ऑब्जॉर्व करती है। तो जितना ज्यादा वो ऑब्जॉर्व करेगी, उसका ब्लैक बॉडी रेडिएशन या वो वाला जो पैरामीटर है वो उतना ही क्या होगा? ज्यादा होगा। तो यहां पर ऑब्जॉर्बेशन की बात हो रही है। इसमें जितना ज्यादा हीट ऑब्जॉर्व करेगा तो रिफ्लेक्ट कम करेगा,
अब्जॉर्ब करना मतलब पचा लेना। तो अब्जॉर्ब ज्यादा होगा तो रिफ्लेक्शन क्या होगा, कम। तो अब्जॉर्बेशन की मात्रा जब ज्यादा होगी तो तब हम इस टाइप की जब बातें करेंगे अवशोषण की, तो उसको कृष्णिका या ब्लैक बॉडी टाइप से हम यूज करते हैं, आपने पढ़ा होगा ऐसा। तो लेकिन वो अब्जॉर्बेशन नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है क्या, रिफ्लेक्स कितना होता है। तो ऐसे में रिफ्लेक्शन का मामला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब इसमें यह होगा कि कोई सरफेस है, उस सरफेस में कोई चीज, कोई रेडिएशन आता है, कोई विकिरण आता है या कोई सनलाइट आती है, तो उसका वो कितना परसेंट वापस भेजती है। तो यहां पर जो रिफ्लेक्शन है या रिफ्लेक्ट है वो कितना होता है, उसकी बात हम करते हैं, ठीक है। और इसी को हम एल्बिडो कहते हैं। यहां पर एक नया वर्ड है जो इस पर नहीं दिया गया, मैं बता देता हूं आपको। और इसी को क्या कहते हैं, एल्बिडो। एल्बिडो जैसे पृथ्वी का एल्बिडो कितना है, या इनमें से जो भी सरफेस आपके सामने इसका एल्बिडो कितना है। एल्बिडो का मतलब होता है क्या, कि कितना परसेंट या कितना क्वांटिटी किसी सरफेस ने रेडिएशन रिफ्लेक्ट किया, यानी हीट का या फिर लाइट को रिफ्लेक्ट किया। तो एल्बिडो इज क्या, बिल्कुल ही उल्टा है ना, अगेंस्ट है किसके, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के। तो ब्लैक बॉडी कृष्ण का मतलब ऑब्जॉर्बेशन, एल्बिडो इज रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब ये बताओ इसमें रिफ्लेक्ट कौन ज्यादा कर रहा है। तो रेत में आपको ज्यादा गर्मी लगती, कम लगती, जब आप राजस्थान में जाते हो, जैसे सैंडी सरफेस होता है, या कहीं पर आप मान लो उस पे घूम रहे हो, किस पे, ये रोड पे, डामर रोड, काला सरफेस है ना, ब्लैक बॉडी। अगर ये सरफेस काला होगा, स्टोनी होगा, ब्राउनिश होगा, तो वो ज्यादा हीट अब्जॉर्ब करता है, तभी तो उस पर गर्मी ज्यादा होती है। जैसे हम कहते हैं कि गर्मी में जब बहुत ज्यादा गर्मी हो रही हो, तो उसमें काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, यानी व्हाइटनेस होनी चाहिए, व्हाइट कपड़े पहनने चाहिए। अगर आपने ब्लैक शर्ट पहनी है गर्मी के टाइम पे, तो ब्लैक चीजें ज्यादा अब्जॉर्ब करती हैं चीजों को, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, उसका बढ़ जाएगा। तो जितना ज्यादा कोई चीज हीट को अब्जॉर्ब करेगी, वापस कम करेगी, उसका ब्लैक बॉडी रेडिएशन उतना ज्यादा होगा, तो गर्मी भी उतने उसमें ज्यादा होगी। तो इसमें से अगर ये पूछता कि कौन कितना अब्जॉर्ब करता है, तब तो आंसर ए होता, ठीक है, सैंडी होता, अब्जॉर्बेशन की बात आती तो। क्लियर हो गया ना। तो जैसे रेत में इसीलिए गर्मी ज्यादा होती है, अगर आप वहां चले जाओगे, जंगलों में चले जाओ, तो वहां पर गर्मी कम होती है, क्योंकि वो उसको वापस भेज देते हैं। लेकिन स्टोनी सरफेस, ब्लैक बॉडी, डामर रोड, ये सब ज्यादा हीट को खींचते हैं। अब रिफ्लेक्ट कौन करेगा, कौन रिफ्लेक्ट करेगा, इसका आंसर क्या होगा, फ्रेश स्नो, मतलब बर्फ। जब आप बर्फ पड़ी रहती है जहां पे, वहां पे ठंडा होता ना, तो जब भी ठंडा ज्यादा होगा, बर्फीले इलाके में ठंडा बहुत ज्यादा होगा, तापमान कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि वो ऑब्जॉर्व ही नहीं कर रहा है, वो उसको क्या कर रहा है, वापस भेज दे रहा है, तो सरफेस गर्म ही नहीं होगा ना। तो फ्रेश स्नो मतलब अगर बर्फ पड़ी हुई है, तो ज्यादातर हीट को, मोर देन 90% जो हीट या सनलाइट उसको मिलती है, उसको वापस कर देता है। कहता नहीं हमें नहीं चाहिए, तुम वापस चले जाओ। तो वापस चले जाओ कहेगा तो गर्म होगा ही नहीं ना सरफेस फिर, तो सरफेस गर्म ही नहीं होगा, तो इसलिए ठंडा ज्यादा लगेगा आपको बर्फ पड़ने में, और बर्फ काफी टाइम तक टिकी रहेगी। अगर वो गर्म हो जाएगी तो तुरंत पिघल जाएगी फिर। इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए, फ्रेश स्नो होना चाहिए। बात समझ में आई ना। दोनों चीजें एक दूसरे के क्या हैं, एंटी हैं, एक दूसरे की उल्टी होती हैं। तो आंसर इज, तो आंसर क्या होगा इसका, नाइन्थ का, एक बार बता दो आंसर क्या होगा नाइन्थ का। हाँ एक आंसर सही आया था नाइन्थ का, सी होता है करके, वेरी गुड। वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, अगर चीजें रिफ्लेक्ट हो रही हैं, जैसे व्हाइट शर्ट है, अगर आपके यहाँ ब्लैक शर्ट है, तो ब्लैक शर्ट क्या करेगी, अब्जॉर्बेशन ज्यादा करेगी, वो इस वाले मॉडल पे आएगी। अगर आपके पास व्हाइट शर्ट है, तो वो रिफ्लेक्शन ज्यादा करेगी, उसका एल्बिडो ज्यादा होगा, इसका ब्लैक बॉडी रेडिएशन ज्यादा होगा। जिसका जो ज्यादा होगा, इसका मतलब उसका वो वाला कम होगा। एक दूसरे के बिल्कुल एंटी होते हैं। ठीक है। हाँ अनर्थ हो ही रहा, अनर्थ से भी अनर्थ हो रहा है, इसमें नरक की प्राप्ति हो सकती है वहां पर। देखो अगर आप दिमाग यूज नहीं कर रहे हो ना, तो ऐसा भी हो सकता है कि वहां जब आप उधर जाओगे स्वर्ग लोग, नरक लोग में, वहां पर दिमाग न लगाने वालों को कहते ना, वो जल्लाद आते हैं भी, उसमें रखेंगे, तेल में तलेंगे, गुलाब जामुन खिलाएंगे,
ये सब चीजें सुनी होंगी आपने, तो ऐसा हो सकता है। आगे बढ़ो। अब इसमें भी आपको ये सवाल मैंने पहले हल्का सा कहीं डिस्कस किया हुआ है दूसरे टाइप से। एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, वार्षिक तापांतर। तो वार्षिक तापांतर का क्या मतलब हुआ? वार्षिक तापांतर का मतलब हुआ कि महीने जो होते हैं ना हमारे सीजनल जो होते हैं, एक वो गर्मी वाला महीना और ठंडे वाले महीना, उनके तापमान में अंतर ज्यादा होना। तो जितना ज्यादा होगा तापमान में अंतर, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर उतना ही ज्यादा होगा, मैंने बताया हुआ पहले आपको। तो कह रहा है कि पैसिफिक में ज्यादा होता है और अटलांटिक में कम होता है। अच्छा सवाल है ये, बहुत यूपीएससी में आ सकता है। और दूसरा है उत्तरी गोलार्ध में तापमान की वार्षिक सीमा, वही एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में अधिक होती है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? ये लॉजिकल सवाल है, बिल्कुल इसमें कंसेप्चुअल सवाल है। अगर आपको दिमाग इस पर लगता है तो मुझे बताओ, नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा। देखो मैं बता देता हूँ इसको, लेकिन आप अकल नहीं लगा रहे हो। अकल लगाओ यार, इतना पढ़ने के बाद थोड़ा सा अकल लगाओ। अकल नहीं लगाई आपने, खैर उतनी अकल की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ज्यादा अकल की है। अभी नहीं भी लगी तो हम मान सकते हैं कि चलो कोई बात नहीं, गलती हो सकती है। ये है एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर कहते हैं इसको, वार्षिक तापांतर। मैंने क्या कहा वार्षिक तापांतर में? कई बार मैं पढ़ा चुका हूँ ये सवाल आपको। वार्षिक तापांतर का मतलब होता है कि एक जो गर्म महीने होते हैं, एक होते हैं कोल्ड वाले महीने। गर्म वाले महीने का तापमान ज्यादा होगा और कोल्ड वाले महीने का, जैसे हमारे यहाँ होता है, ठंडा होता है। अब दिल्ली में ले लो, जैसे अब दिल्ली में मान लो हम दिल्ली में रह रहे हैं, तो गर्मी के समय में हमारे यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, 45 से ऊपर चला जाता है। ठंडा जब होता है तो बहुत ठंडा होता है, आपको पता ही है। तो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर मतलब तापांतर क्या हो गया? बढ़ गया ना, गर्मी में गर्मी, ठंडे में ठंडा, तो दोनों के बीच का अंतर बढ़ गया। तो दिल्ली जैसी सिटी में वार्षिक तापांतर हमेशा ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि ये सी से दूर हो, सी से दूर है, जमीन का में के अंदर है, इंटीरियर में है। कॉन्टिनेंटलिटी, जिसको महाद्वीपीयता का प्रभाव कहते हैं, वो ज्यादा होता है। यहीं पर जो एरियाज कोस्ट के पास होंगे, जैसे मुंबई है, कोलकाता है, वहां पर एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर दिल्ली के मुकाबले कम होता है। और भी रीजन होते हैं उसके पीछे, लेकिन एक रीजन ये होता है, पढ़ाया था मैंने आप। अच्छा, दूसरी बात, मतलब इससे एक चीज हमें समझने में आती है, जितना ज्यादा जमीन का इलाका होगा, जितना ज्यादा लैंड सरफेस होगा, वहां पर एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर उतना ही ज्यादा होगा। ठीक। और जहां पर पानी पानी ज्यादा होगा, तो पानी क्या करता है, पानी में मिक्सिंग जल्दी हो जाती है ना, टेम्परेचर का मिक्सिंग ज्यादा होता है। यानी जो इलाके पानी से ज्यादा घिरे होंगे, या जो पानी पानी जहां ज्यादा होगा, वहां पर एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर कम होता है। मतलब पानी न तो गर्मी में बहुत ज्यादा गर्म होता है, न ठंडे में बहुत ज्यादा ठंडा रहता है। ठीक है, ये कहना चाह रहा हूं। तो ऐसे में देखो, इसी हिसाब से प्रशांत महासागर में तापमान की वार्षिक सीमा अटलांटिक महासागर की तुलना में अधिक होती है। कैसे हो जाएगी गलत, है ना? पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा ओशन है, तो पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा ओशन है, तो और अटलांटिक उससे छोटा है। तो अटलांटिक ओशन को जब आप देखते हो, तो अटलांटिक ओशन किससे घिरा हुआ है? ये बड़े बड़े लार्ज कॉन्टिनेंट से घिरा हुआ है। मतलब ये जैसे अटलांटिक है, इसके बगल में कौन है? नॉर्थ अमेरिका, बगल में कौन है? यूरोप है, इधर साउथ अमेरिका, इधर अफ्रीका है। तो इनका जो लैंड एरिया है, यानी जो कॉन्टिनेंट से सराउंडेड है, कौन? अपना अटलांटिक ओशन। तो जमीन का प्रभाव तो पड़ेगा ना उस पर। और पैसिफिक बिल्कुल खुला खुला है, बहुत ज्यादा बड़ा है, तो इसलिए पैसिफिक में पानी ज्यादा है। ठीक। और अटलांटिक ओशन के आसपास जमीन ज्यादा है। तो मैंने क्या कहा, जहां जहां जमीन ज्यादा होगी, वहां पर एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर ज्यादा होगा, जैसे दिल्ली। इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। पहली बात तो वार्षिक सीमा अटलांटिक महासागर की तुलना में अधिक होता है, कम होगा। ठीक। दूसरा सवाल, उत्तरी गोलार्ध में तापमान की वार्षिक सीमा दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में अधिक होती है। अब ये सवाल तो आपका गलत हो गया। क्यों गलत हुआ? जमीन ज्यादा तो एआरटी ज्यादा, मैंने कई बार पढ़ाया हुआ, आज फिर से समझ में आ गया, यूपीएससी में आएगा ये सवाल। दूसरा सवाल सही है या नहीं, इसके बेस पे, या जो मैंने अभी आपको कंसेप्ट समझाया उसके बेस पे ये बताओ आप कि सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होना चाहिए या राइट। मैं सिर्फ सेकंड की बात बता रहा हूं, आप आंसर देंगे रॉन्ग और राइट में। सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा, मैं सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं, उससे पहले क्या हुआ वो छोड़ो। अब आप अगर कॉन्सेप्ट समझे कि नहीं समझे बताओ। तो दूसरा जो स्टेटमेंट है वो राइट होना चाहिए या रॉन्ग होना चाहिए, ये वाला, फिर उसके हिसाब से लगेगा आंसर। या तो डी लगेगा या फिर बी लगेगा, क्योंकि एक तो होगा नहीं, एक तो गलत हो गया ना। तो आंसर या तो बी होगा या डी होगा। अच्छा ठीक है। अब मेरा एक दूसरा सवाल है आप लोगों से,
उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जमीन ज्यादा है कि दक्षिण गोलार्ध में ज्यादा है? कमेंट करके बताओ। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ज्यादा कॉन्टिनेंटल है, मतलब ज्यादा जमीन है, या फिर सदन में ज्यादा जमीन है? जमीन की मात्रा ज्यादा कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में कि दक्षिण गोलार्ध में? जल्दी कमेंट करके बताओ, ज्यादा कहाँ है जमीन? इतना तो पता ही है ना कि जमीन ज्यादा कहाँ होती, नॉर्थ में ज्यादा होती कि साउथ में ज्यादा होती? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा जमीन होगी कि दक्षिण गोलार्ध में ज्यादा होगी, ये बताओ। ये तो सबको पता है, कई बार हम पढ़ चुके हैं इसको कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जमीन क्या होती है, ज्यादा होती है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर जमीन ज्यादा है, जमीन ज्यादा, तो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर भी तो ज्यादा होगा। ये लिखा हुआ है उत्तरी गोलार्ध में तापमान की वार्षिक सीमा दक्षिण गोलार्ध की तुलना में अधिक होती है। तो ये गलत कैसे हो जाएगा, ये सही नहीं होगा ये आंसर। कैसे कैसे आंसर दे रहे हो आप लोग। ये लो, आज तो तुम लोगों ने अनर्थ ही कर दिया भाई साहब। दक्षिणी गोलार्ध में जमीन ज्यादा है कह रहे हो आप लोग, मतलब हद हो गई। अगर ये कक्षा 2 वाले से पूछा जाए ना कि एक बार पढ़ाने के बाद आंसर का ऑप्शन कौन सा, इससे मतलब नहीं है। सदर्न हेमिस्फीयर में जमीन ज्यादा कहां से आ जाएगी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आती है। रोअरिंग 40s 50s कई चीजें हम पढ़ चुके हैं पहले। कैसे कैसे आंसर आप लोग दे रहे हो आज, मतलब हद हो गई। अगर तो आपके माँ बाप ये आंसर देख लेना आपके, मैं बता रहा हूं वो केस कर देंगे हाई स्कूल इंटर वालों पे, सर्टिफिकेट वालों पे, कि इनको इसी दिमाग के साथ ये पास कैसे हो गए हाई स्कूल और इंटर में। समझ रहे हो आप? तो उनसे दूर रहना थोड़ा सा पिताजी से, ये वाला वीडियो नहीं दिखाना है उनको। वो कहेंगे बाप रे बाप, कहाँ कमी रह गई, वो परवरिश में कह देंगे, वो फिर फिल्मी डायलॉग चलेंगे उधर पे। इसलिए बेहतर है दिमाग को होश में रखो थोड़ा सा। तो आंसर क्या होगा, बी। आगे बढ़े, कूल रहा करो, कूल रहा करो थोड़ा सा। अगला सवाल है, इंसोलेशन इज द इनकमिंग सोलर रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव्स। ये भी अभी अभी पढ़ाया था मैंने। कह रहा है कि सूर्य से आने वाला विकिरण दीर्घ तरंग विकिरण होता है। क्या ये सही बात है? दूसरा सवाल है, पृथ्वी की सतह तक पहुंचने वाले सूर्यताप की मात्रा और इसकी प्रभावशीलता आपतन कोण पर निर्भर करती है। आपतन कोण मतलब जैसे सन है, ये पृथ्वी है और ये सूरज है। तो सूरज से जो सन की सनरेज गिरती है, यहां पर ऐसे गिर रही है, यहां पर ऐसे गिर रही है, यहां ऐसे गिर रही है, एंगल बनना ना कुछ ये। तो किस एंगल पे गिरती हैं उस पे डिपेंड करता है कि कितना सूर्य तप आपको मिलेगा, मतलब कितनी हीट मिलेगी। इट डिपेंड्स ऑन ये कौन सा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये आंसर आप लगाओ, फटाफट लगा दो एक बार। सूर्य तप दीर्घ तरंगों के रूप में आने वाला सौर विकिरण है। क्या ये बात सही है? जो सन से हमारे यहाँ हीट आती है, ये जो हीट आ रही है लॉन्ग वेव्स में आती है कि शॉर्ट वेव्स में आती है? लॉन्ग वेव्स और शॉर्ट वेव्स अभी थोड़ी देर पढ़ाया था मैंने पहले। बताओ बताओ, आंसर देने से डरो मत, डरना मना है, डर के आगे जीत है। माउंटेन ड्यू का ऐड आता था ना एक जमाने में वो, तो आप यहीं डर गए तो फिर आगे कहां जाओगे। क्वेश्चन गलत होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सीखने से फर्क पड़ता है। आप सीखो। हाँ सही है, आपने ये आंसर सही दिया, ये वाला मतलब पूरा आंसर नहीं, शॉर्ट वेव्स के रूप में। अभी तो पढ़ा था थोड़ी देर पहले, अकल लगाओ, घबराए मत करो। ये क्या लिखा हुआ है, शॉर्ट वेव रेडिएशन। अगर देखो, अगर आपको ये शॉर्ट वेव रेडिएशन, ठीक है आपने अच्छा आंसर दिया, लॉन्ग वेव नहीं होता, लेकिन अगर आपको इसमें डाउट हो रहा था कि शॉर्ट वेव लॉन्ग वेव, इसका मतलब ये है कि आपने डायग्राम बनाया नहीं होगा। अगर ये डायग्राम अगर आप उस समय लिख लेते अपने नोटबुक पे, तो फिर ये हमेशा के लिए याद हो जाता ना। इसीलिए मैं कहता हूँ नोट्स बनाया करो। तो ठीक है, पहला स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया भाई। दूसरा, पृथ्वी की सतह तक पहुंचने वाला सूर्यताप की मात्रा और इसकी प्रभावशीलता आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है। ये निर्भर नहीं करती है, ये आंसर आपने बिल्कुल सही दिया है। निर्भर करती है होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि भाई अगर इक्वेटर पे गर्मी क्यों ज्यादा है, क्योंकि वो डायरेक्ट आ रही है। पोल्स पे ठंडा क्यों है, क्योंकि तिरछी हो जा रही है। तो बहुत इजी सवाल था, बच्चों वाला सवाल है। आंसर डी, ये आंसर आपने बिल्कुल सही आंसर दिया। वेरी गुड, आपने अपने पाप धो लिए थोड़े दिन पहले जो किए थे आप लोगों ने, अच्छी बात है। अगला सवाल,
जब सौर विकिरण वायुमंडल से होकर गुजरता है तो इसकी कुछ मात्रा परावर्तित विकर्णित और अवशोषित होती है। सोलर रेडिएशन जब भी आता है उसका कुछ हिस्सा वापस चला जाता है, कुछ फैल जाता है और कुछ अवशोषित हो जाता है, यही कह रहा है। भूमि की तुलना में पानी के तापमान को बदलने में कम ऊर्जा लगती है। इसको भी मैंने बता रखा है, सारे सवाल लॉजिकल हैं। बताओ। हाँ हाँ, आंसर दिया करो दिया करो दिखा करो, ठीक है। ये तो कितनी बार मैंने बोल दिया। ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, ये अवशोषण होता है। आपको नीला हरा प्रकाश दिखाई देता है, आसमान नीला दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है? क्योंकि नीले रंग का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ज्यादा होती है, ज्यादा फैलता है। तो वही तो लिखा है उसने। तो अलग अलग रेडिएशन का, अलग अलग वेवलेंथ का सोलर सन से क्या आता है? विकिरण आता है, रेडिएशन आता है। उसके साथ हमारा एटमॉस्फेयर अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। किसी को आने देता है, किसी को रोक देता है, किसी को रिफ्लेक्ट कर देता है, किसी को ऑब्जॉर्व कर लेता है। यही तो है सिलेक्टिव। मैंने एक वर्ड यूज किया था, चयनित, अवशोषण, विकिरण और परावर्तन। सेलेक्टिव, रेडिएशन, रिफ्लेक्शन एंड ऑब्जॉर्वेशन। भूमि की तुलना में पानी के तापमान को बदलने में कम ऊर्जा लगती है। ऐसा कैसे हो जाएगा? जमीन को गर्म करने में कम ऊर्जा लगेगी क्योंकि जमीन बहुत नीचे तक गर्म नहीं होती, पानी बहुत नीचे तक गर्म हो जाता है। जैसे मान लो आपको ये इतना पानी गर्म करना है, तो पानी को यहां से गर्म करोगे तो पूरा हीट का ट्रांसफर हो जाएगा नीचे तक, तो कम गर्म होगा, मतलब सभी जगह गर्म होगा, उसका वितरित डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर हो जाएगा। लेकिन जमीन है, जमीन में इतना ही टेम्परेचर करो आप, तो जमीन बैड कंडक्टर है किसकी? हीट की। तो जमीन का ऊपरी हिस्सा ही ज्यादा गर्म होगा, बहुत नीचे गर्म नहीं होगा। तो जमीन को गर्म करने में आपको जल्दी गर्म हो जाएगी और जल्दी ठंडी भी हो जाएगी। पानी देर से गर्म होगा, देर से ठंडा होगा। सी ब्रीज, लैंड ब्रीज में मैंने कंसेप्ट आपको समझाया हुआ था। तो ये आंसर आपको ने बिल्कुल सही दिया। भूमि की तुलना में पानी के गर्म तापमान को बदलने में कम ऊर्जा लगती है। गलत बात है, आपका आंसर है ए। वेरी गुड, ये आंसर आपने सही दिया। अब आप दिमाग सही लगा रहे हो। 13 सवाल। वायुमंडल विकिरण की कुल तरंग लंबाई जैसे दृश्य प्रकाश को अवशोषित नहीं करता है। द एटमॉस्फेयर डजंट अब्सॉर्ब सर्टेन वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन सच एज विजिबल लाइट। मतलब जो दृश्य प्रकाश आपको दिखाई दे रहा है ना, दुनिया में दिखाई दे रहा हूं आपको, आप खुद देख रहे हो, विब्ज्योर जिसको हम कहते हैं, उसको ये अब्सॉर्ब नहीं करता है। ठीक है, कुछ तरंग लंबाई जैसे दृश्य प्रकाश को अब्सॉर्ब नहीं करता है, मतलब आने देता है वाष्प एटमॉस्फेयर। वस्तु को गर्म करने वाली विकिरण की तरंग लंबाई कम होती है। हॉटर द ऑब्जेक्ट, शॉर्टर द वेवलेंथ, ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है अभी। आप आने वाले विकिरण की तुलना में स्थलीय विकिरण से वायुमंडल अधिक गर्म होता है। द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन देन द इनकमिंग सोलर रेडिएशन। आने वाले विकिरण की तुलना में स्थलीय विकिरण यानी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। इसका आंसर आप दे सकते हो बहुत इजी वे में। बताओ जरा क्या होगा आंसर। देखो ऐसा है भाई, ये तो सही है ना, हॉटर द ऑब्जेक्ट शॉर्टर द वेवलेंथ। कहा था अभी मैंने, सन से सन गर्म होता है, उससे निकलने वाली जो वेवलेंथ होती है वो शॉर्ट होती है। ये तो सही है, ये तो इजी है, ये तो सही है। अब कुछ महानुभावों ने इसको भी गलत कर दिया है। The atmosphere is heated more by the terrestrial radiation than the incoming radiation। अभी अभी हमने क्या पढ़ा था देखो, मतलब अब क्या ही बताऊं मैं तुम लोगों को यार। ये इस वाले सवाल में मैंने बताया था कि आने वाले विकिरण से गर्म न होके जाने वाले से, जिसको हम पार्थिव विकिरण या टेरेस्ट्रियल विकिरण भी कहते हैं, रेडिएशन कहते हैं, उससे एटमॉस्फेयर गर्म होता है। यहां पर हमने प्रूफ कर दिया था इसको। अब यही सवाल जब यहां पूछा जाता है कि द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, मतलब जाने वाले विकिरण से वायुमंडल अधिक गर्म होता है, तो ये गलत कैसे हो जाएगा? ये ई जो है गलतवा कैसे हो जाएगा, जरा मुझे ये तो बताओ, है ना। और दृश्य प्रकाश को अवशोषित नहीं करता है, ठीक है, अवशोषित कर देता तो फिर हमारे पास कैसे आती हो? आप खुद ही अकल लगाओ। अगर जो विजिबल लाइट है उसको अगर एटमॉस्फेयर ऊपर ही अवशोषित कर देता तो जमीन में ट्रोपोस्फेयर में उजाला कैसे होता? दिमाग तो लगाओ। जैसे यूवी रेज है, यूवी रेज हैं जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं जो हमें नुकसान करती हैं, उनको ओजोन लेयर क्या करती है? अब्जॉर्ब कर देती है। अगर वो जमीन पर पहुंच जाती हमारे पास तो हमें नुकसान होता, तो अब्जॉर्ब होगी तो ऊपर ही अटक गई।
तो ऐसे अगर विजिबल लाइट भी ऊपर ही अटक जाता तो नीचे अंधेरा होता कि नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा? अब बताओ, डी आंसर होगा कि नहीं होगा इसका? और एक भाई ने तो अनर्थ कर दिया, वो करा कि ए आंसर होगा इसका। मतलब ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये कैसे गलत हो जाएगा यार? ये हॉटर द ऑब्जेक्ट शॉर्टर द वेवलेंथ, ये तो कहानी है सूरज से आने वाले, उसको मैंने वहां भी बताया अभी थोड़ी देर पहले। हे भगवान, नशा जो है ना वो वहां नहीं होता है जहां आप सोच रहे हो, वो कहीं भी हो जाता है। थोड़ी सी अकल लगाओ यार। आज जो बेहोशी वाले आंसर दे रहे हो ना आप लोग, तो इसके लिए क्या करना चाहिए आपको कि आप होश में आ जाओ? ये बताओ पहले तो मुझे, है क्या ऐसा किया जाए कि आप होश में आ जाओ? एक काम आप कर सकते हो कि अगर आपके वहां ठंडा है तो आप ठंडे पानी से नहाओ, बिल्कुल ठंडा पानी, चाहे जो हो जाए, ठंडा पानी से नहाना है। उसके बाद 5 मिनट तक कपड़े नहीं पहनने हैं। दिमाग में खोपड़ी में पानी डालना है बहुत ज्यादा, तब जाके फिर देखना पड़ेगा कि आप क्या चेंजेस आते हैं। चलो बताओ ये वाला। द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन एंड अमाउंट ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन इज यूनिफॉर्म ऑल ओवर द अर्थ। ये भी सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, लॉजिकल सवाल है। यानी सूर्य की से आने वाला जो विकिरण है और स्थलीय विकिरण की मात्रा संपूर्ण पृथ्वी पर एक समान होती है। क्या ये बात सही है? हर जगह सूर्य का प्रकाश बराबर होता है। दूसरा सवाल है, वायुमंडल और महासागर विशाल तापी इंजन के रूप में कार्य करते हैं जो उष्णकटिबंध से ध्रुव की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण करते हैं। ये सवाल बिल्कुल ही लॉजिकल सवाल है, इसमें कुछ भी ऐसा अनर्थ नहीं है, आप आंसर दे सकते हो इसका। अब तुम मकर संक्रांति को ही नहाना भाई। अब मकर संक्रांति आई जाती है, अब कितने दिन में? 20 दिन में आ जाएगी लगभग। तो जिसने नहीं नहाया है पिछले टाइम से, काफी टाइम से, मकर संक्रांति में वो स्टार्ट करे नहाना। उसके बाद अगला वो शिवरात्रि, फिर होली। तो मार्च आते आते यानी जाड़ा वाड़ा पूरा कट जाएगा। 3 बार आप बना लो अपना, मकर संक्रांति हो गया, होली और बीच में शिवरात्रि, बस इतना काफी है। हाँ, ये आंसर बिल्कुल सही दिया आपने, वेरी गुड। आंसर बी, एक समान कैसे हो सकती है? ध्रुव पे कम होगा, अभी तो पढ़ा था आपने, एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी सूर्य की जो किरणें हैं किस एंगल पे पड़ती हैं उससे निर्धारित होता है वो, है ना। ये अगर सूर्य की किरणें डायरेक्ट पड़ रही तो ज्यादा हीट लगेगा, तिरछे हो जाएंगे तो कम, तो पोल्स पे कम, इक्वेटर पे ज्यादा। ठीक है, ये तो गलत है। और ये बिल्कुल सही है, जो हमारा जो समुद्री जलधाराएं होती हैं या हवा होती है वो तापमान को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करती हैं। तो नहीं तो ट्रांसफर कौन करेगा? वही करेगी। ये आंसर आपने बिल्कुल सही दिया, मैं आपसे खुश हूं इस समय। आगे सवाल बढ़िए आप। वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा अक्षांश से जुड़ी हुई होती है। वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा अक्षांश से जुड़ी हुई होती है। क्या ये बात सही है? द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर इज एसोसिएटेड विद लैटिट्यूड, मतलब अक्षांश पे निर्भर करती है। जैसे विश्व रेखा के आसपास कितनी क्या है, पोल्स पे कितनी है, ये इस टाइप से कह रहे हो। दूसरा इसका कारण है, द एबिलिटी टू कीप द मॉइस्चर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज रिलेटेड टू टेम्परेचर। इसका कारण ये कह रहा है कि जो जलवाष्प की मात्रा होती है वो तापमान पर निर्भर करती है। तो इसमें से क्या उसकी ये व्याख्या कर रहा है कि नहीं, ये आपको बताना है। हाँ, ये आंसर आपने बढ़िया दिया, गुड, सही बात है, इसमें गलत तो कुछ है ही नहीं। जैसे इक्वेटर है, हम कहते हैं कि यहाँ पे मॉइस्चर सबसे ज्यादा, पढ़ाया था मैंने आपको, गर्मी ज्यादा होती तो गर्मी ज्यादा होगी, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो हवा गर्म होकर पानी को ज्यादा अब्जॉर्ब करेगी, ज्यादा एवोपरेशन होगा, उसमें ह्यूमिडिटी उतनी ज्यादा होती जाएगी। पोल्स के पास टेम्परेचर कम होता जाता है तो फिर उसी हिसाब से उसमें ह्यूमिडिटी भी कम होती जाएगी, ड्राइनेस बढ़ती जाएगी। तो एक मोटा मोटा रीजन ये कह सकते हो आप। ठीक है, आर्द्रता और अक्षांश का संबंध किससे है? टेम्परेचर से। अगर आप 0 डिग्री अक्षांश के आसपास हो तो आपको हीट ज्यादा मिल रही होगी क्योंकि सन की सनलाइट डायरेक्ट पड़ेगी। जैसे जैसे नॉर्थ साउथ जाओगे तो टेम्परेचर
रिलेटिवली कम होता जाएगा। तो बहुत अच्छा आंसर दिया आपने, वेरी गुड। आगे, तापमान में परिवर्तन सापेक्ष आर्द्रता को प्रभावित करेगा और कमी से सापेक्ष आर्द्रता में वृद्धि होगी। ए चेंज इन टेम्परेचर विल इफेक्ट रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड ए डिक्रीज विल कॉज एन इंक्रीज इन रिलेटिव ह्यूमिडिटी। थोड़ा सा समझने की जरूरत है इसको, ये मैंने पढ़ाया हुआ आपको। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा या कम होगा तो उसका प्रभाव सापेक्षिक आर्द्रता पर पड़ेगा। क्या ये बात सही है? और अगर तापमान कम होगा तो सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ेगी। ये सवाल आ जाना चाहिए आपको। उषांक बिंदु वह बिंदु है जिस ताप पर वायु जल वाष्प से संतृप्त होती है और जो पानी की गैसीय अवस्था है। ए वाला गलत कैसे हो जाएगा भाई, ये बताओ पहले तो मुझे। कितना इजी सवाल है, मैंने आपको पढ़ाया था ये, दोबारा तो पढ़ना ही नहीं है घर जाके। कैपेसिटी ऑफ ह्यूमिडिटी इनटू 100, मैंने कहा था बारिश कैसे होती है, मैंने कहा था सापेक्षिक आर्द्रता बराबर निरपेक्ष आर्द्रता अपॉन आर्द्रता की सामर्थ्य, कैपेसिटी ऑफ ह्यूमिडिटी, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, कैपेसिटी इनटू 100, ये परसेंटेज में आता है। मैंने कहा था अगर किसी चीज का तापमान बढ़ जाएगा, हवा का तापमान अगर बढ़ जाए तो हवा के पानी पीने की जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाएगी, यानी कैपेसिटी ऑफ ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी। अगर ये बढ़ गया तो ये कम हो जाएगा, तो RH कम हो जाएगा। ये मैंने फॉर्मूला बताया था आपको। फिर मैंने आपसे कहा था कि जैसे जैसे हवा ऊपर उठती जाती है उसका तापमान कम होते जाता है, तापमान कम होता जाएगा तो RH बढ़ता जाएगा, यानी हवा ने जितना पानी पिया है और जितनी उसकी कैपेसिटी है वो बराबर हो जाएगी और RH 100 हो जाएगा। ये मैंने पढ़ाया हुआ आपको गुजरे जमाने में, है ना। तभी तो बादल कहाँ बनते हैं, ऊपर बनते हैं। बादल बनने का क्या मतलब है, हवा ऊपर जाने में क्या होती जाती, ठंडी होती जाती है। जैसे जैसे ऊपर उठेगी ठंडी होते जाएगी, उसकी कैपेसिटी कम होती जाएगी, क्योंकि ठंडी हवा की पानी पीने की क्षमता कम होती जाएगी, क्षमता कम होती जाएगी, RH बढ़ता जाएगा। ये सारा सवाल मैंने बताया रखा है आपको। तो जैसे जैसे हवा ऊपर उठती जाएगी RH बढ़ता जाएगा। तो सही तो कह रहा हो। तापमान में परिवर्तन सापेक्षिक आर्द्रता को प्रभावित करेगा, बिल्कुल करेगा। तापमान में कमी से सापेक्षिक आर्द्रता में वृद्धि होगी, बिल्कुल सही बात है। सापेक्षिक आर्द्रता में वृद्धि होती जाएगी, तापमान कम होता जाएगा, और जैसे ही RH 100% हो जाएगा, यानी 100% का मतलब जितनी उसकी कैपेसिटी है, कैपेसिटी ऑफ ह्यूमिडिटी, हवा के पानी पीने की क्षमता, और हवा ने जितना पानी पिया है, जितना वो पी सकती थी, उन दोनों का मान 1 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, और हवा संतृप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी? संतृप्त, यानी सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा। जैसे आपको 4 रोटी की भूख है या 4 लीटर पानी पीने आप सकते हो, पूरे आपकी बॉडी में 4 लीटर पानी आ सकता है, आपने 4 ही लीटर पानी पी लिया तो आप क्या हो जाओगे, सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा, आपका संतृप्त हो जाएगा। और जिस टेम्परेचर पे आप संतृप्त हो जाओगे, सेटिस्फाई हो जाओगे, उस टेम्परेचर को ड्यू पॉइंट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? ड्यू पॉइंट, यानी उषांक बिंदु मैंने कहा था, यानी RH का 100 होना, हवा की कैपेसिटी और अमाउंट ऑफ वाटर वेपर का बराबर होना, यानी उसकी क्षमता और जो उसके अंदर हवा पानी है वो बराबर होना, और उसका संतृप्त अवस्था का आ जाना, यानी हवा अब ज्यादा पानी नहीं पी पाएगी, है ना। और एक्स्ट्रा जैसे ही पानी आएगा वो फिर वाटर वेपर कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें? वाटर में। तभी उसी को तो क्या बोलते हैं, संघनन, कंडेंसेशन, ये भी पढ़ाया था मैंने। और क्या कह रहा है, ऊष्ण बिंदु वह तापमान है जिस पर वायु जल वाष्प से संतृप्त होती है। वायु जल वाष्प से संतृप्त होती है, मतलब अब उसमें और जल वाष्प नहीं जा पाएगा, या और जो एक्स्ट्रा जाएगा तो एक्स्ट्रा वाला वो सीधे सीधे फिर पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, पानी की छोटी छोटी बूंदों में कन्वर्ट हो जाएगा, विच इज कॉल्ड क्लाउड्स, बादल बन जाएंगे। ये मैंने पहले आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझाया हुआ है, ठीक। तो आंसर क्या है इसका? सी आंसर होगा इसका। क्या होगा? सी। दूसरा वाला कैसे भी वो गलत हो जाएगा, बताओ। ठीक है, तो आगे बढ़े। ये फॉर्मूला मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बता रखा कि बारिश कैसे होती है, याद करो वो दौर, पढ़ाया था ना कभी? कमेंट करके बताओ। अब ये है अगला सवाल है, क्लाउड्स अब्सॉर्ब द रेडिएशन रिलीज फ्रॉम द अर्थ सरफेस। यानी जो बादल होते हैं वो पृथ्वी की सतह से निकलने वाले विकिरण को अवशोषित करते हैं। अच्छा, पहले सवाल तो पढ़ लें, मैं तो सीधे पढ़ने लग गया। रात में ओस की बूंदें क्यों नहीं बनती हैं बादल वाली रात में?
तो बादल जब ज्यादा लगेंगे तो उस रात को ओस कम पड़ेगी कह रहा है ये, और जब बादल नहीं लगेंगे तो ओस ज्यादा पड़ेगी, इसका कहना ये है। तो ऐसा क्यों होता है ये सवाल है। बादल पृथ्वी की सतह से निकलने वाले विकिरण को अवशोषित करते हैं, बादल पृथ्वी के विकिरण को वापस परावर्तित कर देते हैं। बादलों वाली रात में पृथ्वी की सतह का तापमान कम होता है। कौन सा वाला सही होगा बताओ, या डी वाला? ओस का बनना, निम्न स्तर का संघनन का होना, लो लेवल ऑफ कंडेंसेशन, वापस भेज देते हैं। रिफ्लेक्ट बैक द अर्थ रेडिएशन, तो बी वाला आंसर को देखो आप, बादल पृथ्वी के विकिरण को वापस परावर्तित कर देते हैं, बैक कर देते हैं। तो इस वजह से क्या होगा, नीचे गर्मी रहेगी। ठीक है, यहां पर उसने लिखा ना रिफ्लेक्ट बैक, वापस भेज देते हैं, तो उसकी जगह पे बढ़िया आंसर होना चाहिए था क्या, क्लाउड्स कंट्रैप द हीट फ्रॉम द सन। तो नीचे से जो वापस जा रहा होगा उसको हीट वापस नहीं जाने देती है और वायुमंडल को गर्म होने देती है, तो ट्रैप कर देगा वो। क्या कर देगा, ट्रैप कर देगा। तो आगे बढ़ा जाए। तो इसमें गलत आंसर किसने लगाया? गलत का मतलब यह है कि आप पहले और ए और बी में थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन जिसने भी सी और डी आंसर लगाया वो बेहोश है। इसका मतलब वो क्या था, बेहोश। बेहोशी समझ रहे हो? बादलों वाली रात को तापमान कम नहीं होता है, बादलों वाली रात को हमेशा ही तापमान अधिक हो जाएगा, हीट ट्रैप हो जाएंगी। जब बादल नहीं होंगे तो सारी की सारी हीट वापस चले जाएगी, तो ठंडा ज्यादा बढ़ जाएगा। अच्छा ये बताओ, उत्तरी गोलार्ध में पवन के प्रतिरूप दक्षिणावर्त और दक्षिणी गोलार्ध में वामावर्त होते हैं। मतलब क्या कह रहा है, द विंड पैटर्न्स आर क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड एंटी क्लॉकवाइज इन सदर्न हेमिस्फीयर। क्या बात सही है? ये पढ़ाया था मैंने वैसे आपको। ये उत्तरी गोलार्ध में हवा का जो पैटर्न होता है क्लॉकवाइज होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज होता है। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में पवन के प्रतिरूप की दिशा कोरिलिस प्रभाव द्वारा नियंत्रित होती है। इसमें आपको वो लिखना चाहिए था उसने कि वामावर्त, मतलब उसने लिखना था कि उत्तरी गोलार्ध में हवा राइट हैंड की ओर डिफ्लेक्ट होती है और दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्ट हैंड की ओर डिफ्लेक्ट होती है। ये बात है, देखो इसको वैसे समझो, उत्तरी गोलार्ध में पवन राइट हैंड को डिफ्लेक्ट होती है, दक्षिण गोलार्ध में लेफ्ट हैंड को डिफ्लेक्ट होती है, राइट एंड लेफ्ट। ठीक है, और ये कह रहा है कि जो दायां बायां हम घूमते हैं वो कोरिलिस प्रभाव के वजह से होता है। बताओ कौन सा आंसर सही है? 18th का कौन सा आंसर सही होगा इसमें, 18वें का? 18 का आंसर क्या कौन सा होगा, 18वां नंबर। बिल्कुल सही बात है। अब इसको मैं बार बार नहीं बताऊंगा। उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हवा, ये तो पढ़ा है ना सभी ने। और ये किसकी वजह से होता है, कोरिलिस बल, जो अर्थ की रोटेशन की वजह से डिफ्लेक्शन होता है, वो मैंने पढ़ाया था आपको, राइट हैंड लेफ्ट हैंड डिफ्लेक्शन। अब कई स्टूडेंट इसमें सी भी आंसर दे रहे हैं। हे भगवान, हे भगवान, हे ईश्वर, मैंने कई बार आपसे कहा है कि आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहोगे तो आप राइट काम करोगे। रेगुलर पढ़ा करो, रेगुलर कंटिन्यूटी पढ़ा करो। बात समझ आई ना? एक स्टेटमेंट बहुत ज्यादा सबने सुना होगा यूट्यूब में आजकल कि विनोद कांबली जो है तेंदुलकर नहीं बन पाए, उनके बाद टैलेंट बहुत था, फलाना था ढिमका था, वो बिगड़ गए, कंटिन्यूटी नहीं रख पाए। ये स्टेटमेंट सबके दिमाग में घुस चुका है आज की डेट में, सोशल मीडिया के थ्रू, है ना ऐसा? हाँ या ना? अगर इसी स्टेटमेंट का, अब कामली ने कुछ नहीं भी किया तो बहुत सारा नाम कमा दिया, वो तो अलग बात है, छोड़ो, तो फिर भी बहुत बड़ा खिलाड़ी हो गया। इस स्टेटमेंट का और ये जो पूरा सिस्टम चल रहा है, कामली ये था, वो था, फलाना था, ढिमका था, इसका अगर 0.1% भी अगर हम अपनी जिंदगी में उतार लेते कि हमारे अंदर कंटिन्यूटी कितनी है, कि हम कामली बनेंगे कि सचिन बनेंगे कि हम कुछ और बनेंगे, तो हमें आंसर मिल जाता। इसलिए कामली ने क्या किया नहीं किया वो छोड़ो, आप कितना कंटिन्यूटी रख रहे हो पढ़ाई में उस पर ध्यान दो, एग्जाम निकल जाएगा। आगे बढ़ो। तूफानी चालीसा, रोरिंग 40s के बारे में आपको सही स्टेटमेंट का चयन करना है। 19वां सवाल है, फटाफट बताओ। राइट आंसर अबाउट गरजती चालीसा, पछुआ पाउने है ना, गरजती चालीसा
भयंकर 50, चीखती 60, रोरिंग, फ्यूरियस एंड श्रीकिंग 60s, दीज आर वेस्टर्ली विंड्स इन सदर्न हेमिस्फीयर। क्यों क्यों होती हैं? क्योंकि वहां पे जमीन नहीं होती है, बहुत तेज स्पीड से ये वेस्ट टू ईस्ट जाती हैं। यहां पे तो कौन सी चलती है? ट्रेड विंड्स। ये 30-35, ये 0 है, ये साउथ है ना, और ये 60-65, तो यहां से पछुआ पौने ऐसे चलती है बहुत तेज स्पीड से। इसलिए डायरेक्शन क्या होगी इसकी? अगर आप यहां खड़े हो तो ये डायरेक्शन होगी इसकी नॉर्थ वेस्ट टू ईस्ट, ये लगभग नॉर्थ वेस्ट टू ईस्ट या वेस्ट टू ईस्ट भी कह सकते हो। तो लगभग सभी आंसर इसमें सही हैं। ठीक है, तो आपने आंसर अच्छा दिया, किसी ने एक आध गलत भी दिया तो कोई बात नहीं, तो ये भी सही है। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी में तो चलती नहीं है ये, तो पहला स्टेटमेंट तो यही गलत हो गया इसका, तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। दक्षिण गोलार्ध में चलती, मैं मुंह से बोल रहा हूं, मैंने पढ़ा नहीं सवाल। आंसर कौन सा होगा? बी। अब बी आंसर किसी ने दिया इसमें 19 का? हे भगवान, करेक्ट। ये कैसे करेक्ट हो जाएगा पहले वाला? मेरा तो खैर दिमाग गया नहीं यहाँ पे, मैं तो खाली आपको समझा रहा था कि कैसे कैसे होता है। अब मैं बोल रहा हूँ आपसे कि इन सदर्न हेमिस्फीयर ड्यू टू लैक ऑफ लैंड, स्थल की कमी के कारण बहुत तेज स्पीड से चलती हैं सिर्फ दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में कैसे चल जाएंगी ये? तभी तो उनका नाम पड़ गया अलग सा। तो पहला आंसर गलत है उसमें। अब ये आपको मैच करने हैं, मैच द फॉलोइंग, फटाफट मैच कर दो, कौन सी हवा कहां कहां चलती है बताओ। फॉन, सिमूम, कैलिफ और सांता आना, जोंडा, कौन सी हवा किस डायरेक्शन, किस देश में चलती है? लोकल विंड्स, स्थानीय पौने सवाल आते हैं इससे। फॉन कहाँ चलती है? अगर आपको पूरा नहीं भी पता है तो फिर भी आप एलिमिनेशन वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ऐसे सवालों में एलिमिनेट करने वाला को देखा करो कई बार। सैंटा एना, कैलिफोर्निया, जोंडा, अर्जेंटीना, सिमूम, कुर्दिस्तान, ये इसका आंसर होगा। फॉन एल्स माउंटेन फ्रांस में चलती, ए का 4, बी का 2, सी का 3, डी का 1, तो बी आंसर इसका सही होगा। ए का 2 कैसे हो जाएगा? ए भगवान, फॉन एक बहुत ही फेमस लोकल विंड है, एल्स माउंटेन फ्रांस में चलती है, वो अंगूर की खेती के लिए अच्छी होती है, तो ये तो फॉन तो आपको आना चाहिए। बाकी भले ही सिमूम ना आए, जोंडा ना आए, कोई बात नहीं, ठीक है, आप चेक कर लेना उसको और अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट ये बताओ, सिरोक्को, बोरा, ब्लिजार्ड, ये विच वन ऑफ द अबव पेयर्स इज और आर नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन से सुमेलित नहीं है? बोरा, ब्लिजार्ड, सिरोक्को सही से सुमेलित नहीं है। देखो 21वां सवाल है, ये आता है आपको? देखो सिरोक्कू क्या है ना, मैं आपको बता देता हूं, ये जैसे मान लो आपका कॉन्टिनेंट है कौन सा, अफ्रीका, ये मैंने पढ़ाया हुआ है कई बार आपको। ये सिरोक्कू एक हवा चलती है यहाँ से, ब्लड रेन जो लाती है इटली में, तो सिरोक्कू चलती है सहारा से और इटली में जाके बारिश करती है, तो ये इटली होना चाहिए इसमें, तो ये तो गलत हो गया। बोरा, बोरा एड्रियाटिक सागर के बगल में है ना, एड्रियाटिक सी है इटली के बगल में, वहां पर चलती है बोरा। और बुरान जो है, या बोरा या ब्लिजार्ड, बर्फीला तूफान हिंदी में गलत, ये कनाडा, रशिया और उस पे चलती है। तो तीसरा सवाल तो उपरोक्त में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता, नहीं कह रहा ना, तो पहला वाला तो नहीं खा रहा है, तो पहला वाला नहीं खा रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? पहला, ठीक है। अब इसमें आप एलिमिनेशन, जैसे मैंने कहा ना, बोरा जो है वो इटली में, इटली के बगल में एक सी है, अगर आप ज्यादातर किताबों में देखोगे तो वहां पे लिखा होगा बोरा एड्रियाटिक सी, और एड्रियाटिक सी कहां पर है? इटली के बगल में है। तो इसके हिसाब से 1 और 2 तो इसका आंसर नहीं हो सकता, 1 तो नहीं हो, तो 2 और 3 इसका सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 1, केवल ये मैच नहीं करता है, ठीक है। तो बर्फीला तूफान की जगह आप लिखोगे कनाडा में, रशिया में और साइबेरिया में। बोरा एड्रियाटिक सी इटली के बगल में, सिरोको
आप सिरोप को सहारा डेजर्ट से इटली की ओर जाती तो फ्रांस में नहीं जाती। तो आंसर इसका ओनली 1 हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़िए। ये भी पौनू को आपको मिलान करना है, कौन सा इसमें से करेक्टली मैच नहीं है कह रहा है। अब ये तो बता दिया मैंने अभी आपको, सेंटा एना कैलिफोर्निया मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये सवाल भी मैंने आपको बताया था मिस, मिस के नाम से। हमने कहा ना मिस्ट्रल ऑस्ट्रेलिया में चलती है क्या, या यामू जापान में चलती है, हबूब सूडान में चलती है, सेंटा एना कैलिफोर्निया में चलती है। कौन सी हवा कहां नहीं चलती है, इस बात को आपको देखना है। तो फटाफट आप बताएंगे कौन सा नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा सुमेलित नहीं है 22 का। आंसर दो, आंसर दो, ये लास्ट सवाल है, तो सभी लोग आंसर दें अपना। इसमें कौन बनेगा करोड़पति या ड्रीम 11 टाइप से चल रहा है। अगर ये सवाल आपने सही सही बताओ, यहां पर ये फैक्चुअल सवाल था, ये आपको नहीं भी आता है तब भी हम मान सकते हैं कि चलो कोई बात नहीं। लेकिन मुद्दा ये है, मैं जो चेक करना चाह रहा था, इस पे देखो क्या लिखा हुआ है। अभी अभी मैंने एक सवाल बताया आपको, मैंने कहा आपसे जो सेंटा एना है वो कैलिफोर्निया में है, ये सही किया था हमने। सेंटा एना कहां है, कैलिफोर्निया में है। अब हम कह रहे हैं, वो फिर कह रहा है कि सेंटा एना कैलिफोर्निया में है। अब यहां पर हम कह रहे हैं कि नहीं है, हमें कुछ नहीं पता कैलिफोर्निया वो नहीं है, हमने इसको ही गलत कर दिया। तो जिस भी इंसान ने ए आंसर लगाया है वो होश में है कि बेहोश है, ये बताओ आप तो पहले। अभी हमने 2 क्वेश्चन पहले पढ़ा कि सेंटा एना कैलिफोर्निया में, अब हम कह रहे हैं सेंटा एना कैलिफोर्निया में नहीं है। इसलिए कहता हूं लिख लिया करो, थोड़ा सा नोट्स बनाया करो। आंसर है इसका मिस्ट्रल। बाकी खैर आपको नहीं भी आया तो कोई बात नहीं। मिस्ट्रल मतलब मिस फ्रांस, जैसे वहां पे फैशन मैशन का होता है कंपटीशन होता है, तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, मिस फ्रांस, फॉन फ्रांस। तो मिस्ट्रल कोल्ड विंड है, कोल्ड लोकल विंड, और फॉन क्या थी, वार्म थी, जो अभी थोड़ी देर पहले आए थे एल्प्स माउंटेन में। तो मिस्ट्रल फ्रांस में चलती है, न कि ऑस्ट्रेलिया में। तो यहां पर आप लिख देंगे फ्रांस, ये मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, आंसर विल बी डी, नॉट करेक्टली मैच कह रहा ना। तो आज के लिए फिलहाल हमारा इतना ही हो गया, फिर ये तो बहुत पढ़ लिया आज हमने। ठीक है, अब हम नोटिफिकेशन कल से आपको ना लगभग 10:30 बजे का आ जाएगा। ठीक, और हम अब नई चीजें पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर से हटके, थोड़ा सा वर्ल्ड कॉन्टिनेंट्स और हाइड्रोस्फीयर और ये आगे की चीजें। ठीक है, तो कुछ चीजें आपको नई सीखने को मिलेंगी। तो इसके लिए नोट्स आप बनाओ, दिमाग अपना यूज करो, बाकी आपका काम हो जाएगा। अगर आपका माइंड यूज नहीं करोगे, आप थोड़ा सा कंसिस्टेंसी नहीं रखोगे, तो ये साल आ गया, अगला साल फिर से आ जाएगा। अभी कुछ ही दिन बचे हुए, नया रिजोल्यूशन हमारे पास होगा, उस दिन हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बाद में पता चला